महारथी एक्सपर्ट आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। राहुल जी, बाजार में रिकवरी आ तो रही है, आप कितने आश्वस्त हैं कि अब चीजें यहां से डैमेज नहीं होंगी, और क्या अब ग्लोबल ट्रिगर से थोड़ा सा आगे बढ़कर लोकल ट्रिगर्स पर फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये कहना कि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं वो रिसीड हो गए हैं, वो बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। यहाँ पे बैठे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना कि अगला मूव क्या होगा। रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और हो सकता है आगे जाके कुछ और भी हो जाए। लेकिन जिसका आपने जिक्र किया इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो समझो, इफ वी एक्सेप्ट के द वर्स्ट केस सिनेरियो इज ओवर, इसका अर्निंग्स इंपैक्ट अभी भी आना बाकी है। आई थिंक जो मार्केट के आप मूवमेंट्स देख रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली इरेशनल। आई थिंक जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, चढ़ रहा है, इट इज ऑन अ लाइटर नोट, कभी कभी तो लगता है कि मजाक हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। सो आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट के बाजार में क्या होगा अगले 6 महीने में अप टू द यूएस मिड टर्म इलेक्शंस। आई थिंक सबकी नजर वहां पर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हाउस हार जाते हैं, जो कि काफी लोगों का मानना है कि वो हाउस हार जाएंगे, तो उसके बाद क्या वो टेम्पर डाउन हो जाएंगे, सेनेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अगले 6 महीने विल नॉट बी इजी। आई स्टिल थिंक कि अगर आप पोर्टफोलियो एलोकेशन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपका बल्क ऑफ द एलोकेशन अभी भी इक्विटीज में होना चाहिए, लेकिन जो आप फिक्स्ड इनकम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह की जो बात होती है, उसका एलोकेशन मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ा दूंगा। सो आई वुड से दिस इज प्रोबेबली अ ईयर टू हैव ऑलमोस्ट 25% ऑफ योर एसेट्स इन डेट एंड डेट रिलेटेड एंड फिक्स्ड इनकम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं विद गोल्ड एंड सिल्वर, बट आई वुड से दैट एट दिस स्टेज आई वुड नॉट हैव मोर देन 60% ऑफ माय एक्सपोजर टू इक्विटीज राइट नाउ। सो ये आंकड़ा युद्ध शुरू होने से पहले हो सकता है कि 75% कुड हैव बीन 75%, बट क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी आ चुकी है, जैसे आपने कुछ समय पहले आपके चैनल पे आप लोग तेल का डिस्कशन कर रहे थे, किस तरह का इंपैक्ट उसका आता है, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या इंपैक्ट है, फिस्कल डेफिसिट पे, रूपी एंड इंटरेस्ट रेट्स, तो ये सब लिंक्ड है, एक सूत्र है। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल। I would say don't be surprised if the Nifty retests 22,000, but I would not be in a hurry to say कि हाँ मार्केट का बॉटम बन चुका है और यहां से बस तेजी का माहौल होगा। उस लेवल का कॉन्फिडेंस मुझे इस वक्त नहीं है। चीज की टेकअवेज है कि अभी भी कॉशियस रहना है। इक्विटी एक्सपोजर आप 60% से ज्यादा मत रखिए, और डेट इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड इनकम में आप अपने एसेट का लगभग 25% के आसपास एलोकेट करके रखिए। ये कुछ टेकअवेज निकल के आए हैं। राहुल भाई, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। अब ये मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि युद्ध के चलते ऑयल के पूरे डायनेमिक्स चेंज होंगे। $60-70 का ब्रेंट था, अब जब नीचे आया है तो भी प्रभावित हुई हैं, प्रोडक्शन पर असर पड़ा है, और निश्चित तौर पर ये हमारे यहाँ कंपनीज की कॉस्ट बढ़ाएंगे, और फिर थोड़ा इसको अब्सॉर्ब करने में समय लगेगा। आपके हिसाब से क्या अभी 1 तिमाही 2 तिमाही इस कॉस्ट को अब्सॉर्ब करने में और ऑयल के इंपैक्ट को थोड़ा कूल डाउन होने में अभी ये इतना समय लगने वाला है? आई थिंक कुछ आपको इम्पैक्ट, ये जो आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे इस क्वार्टर के जो एनुअल रिजल्ट्स है, आई थिंक कुछ आपको वहीं पे देखना चालू हो जाएगा। आई थिंक Q1 का तो ये एक बहुत ही डोमिनेंट थीम रहेगा कि इट्स गोइंग टू बी एन इशू फॉर, सो इट विल शो अप प्रिडोमिनेंटली इन Q4 एंड इन Q1 अर्निंग्स। ऑब्वियसली अगर ये चलता रहा तो Q2 Q3 पे भी इंपैक्ट आ सकता है, बट आई थिंक एज ऑफ राइट नाउ मुझे इट लुक्स मोर लाइक अ Q4 Q1 काइंड ऑफ इंपैक्ट। हो सकता है कि थोड़ा Q2 पे इंपैक्ट आ गया, अज्यूमिंग द वर्स्ट केसेस बिहाइंड, बट वो इंपैक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि मुझे लगता है कि एग्रीगेट अर्निंग्स पे हो सकता है कि 4-5% का फर्क हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू स्टार्टेड द ईयर एक्सपेक्टिंग के निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ 16 से 18% होगी, हो सकता है वो 16 से 18% अब 12 से 14% हो जाए। तो आई थिंक वो एक रियल रिस्क है। आपने एक वर्ड यूज किया अब्सॉर्ब। आई डोंट थिंक कंपनीज आर गोइंग टू अब्सॉर्ब दिस राइज इन प्राइसेस। हो सकता है कि कुछ हद तक अब्सॉर्ब करें, बट दिस इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू
द कंज्यूमर, ये इन्फ्लेशनरी होगा, आप ऑलरेडी देख रहे हैं। हम तो सिर्फ तेल की बात कर रहे हैं, आप बाकी भी रॉ मटेरियल्स देख लीजिए, से फॉर एग्जांपल कॉपर, एसी मैन्युफैक्चरर्स आर टेकिंग हाइक्स, वॉशिंग मशीन प्लेयर्स आर टेकिंग हाइक्स, डिश वॉशर प्लेयर्स आर टेकिंग हाइक्स। तो इट्स नॉट जस्ट कि जो तेल है और तेल से रिलेटेड है वो ही हाइक लेंगे, ऑब्वियसली पेंट कंपनीज वगैरह तो लेंगे ही लेंगे, बट इसका सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट ये हो जाता है जो हम कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पे क्या इंपैक्ट होता है। क्योंकि आपको याद होगा ये युद्ध शुरू होने से पहले मार्केट का कंसेंसस था कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो अभी पॉलिसी इस हफ्ते आई है उसमें फैक्टर्ड इन था, वो 25 बेसिस पॉइंट तो आया नहीं। अब लोग डर रहे हैं कि अगर ये बहुत इन्फ्लेशनरी हो गया तो क्या एक रेट हाइक हो सकता है। आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो बॉन्ड यील्ड था वो 7% क्रॉस करके ऊपर भी चला गया था, विच इज व्हाई आई सेड आई थिंक इफ यू आर हैविंग फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स, ट्रेजरी यील्ड्स एक्सेट्रा, मूविंग टू दैट 6.5-7.5% रेंज, इसीलिए मैंने कहा था कि आप 20-25% एलोकेशन उन इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं। बट आई सर्टेनली थिंक ये 4 से 5% का ओवरऑल इंपैक्ट एग्रीगेट लेवल पे अर्निंग्स पे आ सकता है। कुछ सेक्टर्स में इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, जो डायरेक्टली इंपैक्टेड है हो सकता है कि उनके अर्निंग्स 8-10% से भी इंपैक्ट हो जाए, बट आई थिंक वो गाइडेंस हमें थोड़ा Q4 और Q1 की अर्निंग्स में ज्यादा मिलेगा जो अब आंकड़े शुरू हुए हैं। ठीक है, Q1 में ज़्यादा मिलेगा और निश्चित तौर पर जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज, उन पर शायद ज़्यादा इम्पैक्ट आए, सर्विसेज थोड़ी सी हो सकता है कि बची रहें, बट देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आपने यील्ड की बात की राहुल भाई कि यील्ड स्पाइक अप हो रहे हैं, एक कॉज ऑफ कंसर्न निश्चित तौर पर है। और हम अमेरिका में भी देख रहे हैं कि वहां भी यील्ड्स काफी एलिवेटेड हैं। 10 ईयर की अगर हम यील्ड्स की बात करें तो 4.3 के आसपास हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़े कूल डाउन हो रहे हैं, बट अभी भी काफी ज्यादा ऊपर हैं। तो मैं आपसे जरा संस्थागत निवेशकों के बिहेवियर के बारे में जानना चाहता हूं, तो चूंकि आप इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को आप डील करते हो, जरा बताओ कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि रुपया मार्च में लगभग 4.5% वीक हुआ, थोड़ा रिकवर कर रहा है, यील्ड्स ऊपर अभी हैं, और एफआईज का सेल ऑफ अभी भी चल रहा है। ये कब तक चलेगा? एफआईज कब आके कहेंगे कि हाँ जी हम अब सारी चीजें हमारे प्राइस में हैं और अब हम बाइंग करने के लिए तैयार हैं? देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया है यूएस यील्ड्स का, जो कि टिल वेरी रिसेंटली वाज इवन हॉवरिंग एट 4.45%। अब अज्यूम कर लीजिए कि इंडिया के अर्निंग्स ग्रोथ जो मैंने कहा था, समझिए कि जो 16 से 18%, लेट्स अज्यूम एवरेज 17% था, वो गिर के समझिए 12% हो जाता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी के रिटर्न्स भी अर्निंग्स को ट्रैक करें और यहां से आपको इन अ वॉलेटाइल ईयर प्लस माइनस करके आप समझिए कि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी 12% यहां से एट द एंड ऑफ द ईयर ऊपर हो जाए, उस पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एडजस्ट करेंगे, आप रुपी डिप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे, आप अपने कंट्री का इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे। ये तीन अगर आप एडजस्ट करेंगे और आपका एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन मार्केट्स विल गिव यू से 10-12% रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो आपका पोस्ट दीज 3 आपके जो रिटर्न्स आ जाते हैं वो 5-6% होते हैं। तो अगर मुझे यूएस का यील्ड 4.5% में मिल रहा है एब्सोल्यूट रिस्क फ्री, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन अ मार्केट लाइक इंडिया जस्ट फॉर 100 basis points or 150 basis points extra? My delta will come when that number is almost 50, 60, 70, 80, maybe even 100% higher than what I'm expecting in the US yields at 4.5%. तो which basically means that India becomes an attractive market जब आपकी जो earnings growth है वो जो 16, 18, 20% के आसपास अगर चली जाए। और मुझे लगता है कि इसके लीवर्स प्लेस में थे FY27 के लिए, ये युद्ध की वजह से हम बात कर रहे हैं। There was a very good chance कि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ FY27 में 16, 17, 18% हो सकती थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि अब शायद FY28 तक पुश बैक हो जाएगा। अब इसके चलते मुझे लगता है कि अगर आप मोस्ट सेल साइड ब्रोकर्स के रिपोर्ट्स उठा के देख लें, दे हैव ऑलरेडी मूव टू वैल्यूइंग कंपनीज ऑन FY28। आई थिंक इस दिवाली तक, करीबन आप पकड़ लीजिए 5-6 महीने बाद तक, व्हेन पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग से मिड ऑफ FY28 एंड बियॉन्ड, देयर मे बी अ गुड चांस एज द यूएस मिड टर्म्स अप्रोच एज वेल, दुनिया में अगर थोड़ा रैशनैलिटी अगर वापस आ जाए, तो मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास कुड बी अ गुड टाइम व्हेन FIs में make a return in India. That's the way I'm looking at it. ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक तो बात बिल्कुल वाजिब है कि अगर आपको सेफ रिटर्न मिल रहे हैं अगर 4.25% के, और यहाँ पर अगर करेंसी वीक है तो फिर यहाँ पर रिस्क लेने आप आएंगे क्यों? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर आपका। राहुल भाई, एक आखिरी सवाल आपसे। जो नए निवेशक हैं जो बाजार में शायद आप देख रहे हैं कि शायद युद्ध
खत्म होने के करीब है। हालांकि ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो नई एंट्री करना चाह रहे हैं, कौन से सेक्टर से उनको स्टार्ट करना चाहिए जहां पर डिसेंट रिटर्न मिल जाए और थोड़ा सेफ्टी मिल जाए बाजार में? देखिए अभिषेक जी, सबसे मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि अगर ये युद्ध नहीं होता तो सारे लीवर्स इन प्लेस थे टू हैव अ वेरी गुड ईयर फॉर अर्निंग्स। अगर आप बैंक्स देखें, बैंक की क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 14-15% हो गई है, विच वाज hovering at low double digits, perhaps even may have even gone into higher single digits, long to long back। तो वो जब 14-15% आ रहा था, आपके एनपीए के इश्यूज नहीं थे, यू वर एट द बॉटम ऑफ द निम कंप्रेशन साइकिल, तो बैंक्स के अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग लगने की संभावना थी। अब इसकी वजह से जो युद्ध हो रहा है, एलपीजी शॉर्टेज, आप खुद आई एम श्योर आपके चैनल पे आपने चर्चा की है, जो मोरबी वगैरह में हो रहा है, बहुत सारे जो क्यूएसआर सेक्टर में हो रहा है, तो ऑब्वियसली बैंकों पे इंपैक्ट पड़ेगा। जहां पे उन्होंने कंपनीज को लोन्स वगैरह दिए हैं, हो सकता है कि रिटेल का भी एक इंपैक्ट आ जाए, बट कि अभी भी अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो सारे जो बड़े दिग्गज बैंक हैं इंडिया में, चाहे वो एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, कोटक हो, all of these are trading somewhere between 1.5 to 2.1, 2.2 times price to book. So valuations are certainly in favor. तो पहला तो मैं सेक्टर कहूंगा कि बैंक्स। दूसरा अभिषेक जी, आई एम अ स्लाइट कॉन्ट्रा इन आईटी। आप थोड़ी देर पहले अपने चैनल पे टीसीएस की चर्चा कर रहे थे। आई नो दे मिस्ड एस्टिमेट्स, बट आप मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम एक समय था जीएफसी क्राइसिस के बाद जब 10-11 पीई पे आपको स्टॉक्स मिल रहे थे आईटी सेक्टर में, बट अभी आप देख लीजिए इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह, एचसीएल टेक आपको 15, 16, 17 के पीई पे मिल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कॉन्ट्रा ट्रेड टू टेक। अगर ये वर्स्ट हमारे पीछे हो गया है तो आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी विल कम बैक इन अ वेरी बिग वे, विच कुड इंक्लूड होटल स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, लिकर स्टॉक्स। आई थिंक दैट बास्केट लुक्स फेली अट्रैक्टिव टू मी। एंड जो प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है पिछले 2-3 साल में इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग मोर मनी टू द डिफेंस सेक्टर, अगर हम यूनियन बजट भी देख लें जो वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया था कपल ऑफ मंथ्स बैक, उसमें भी डिफेंस स्पेंडिंग 15-16% ग्रो हुई थी। और अगर आप देखें कि ऑर्डर्स अभी भी अवार्ड हो रहे हैं, वो अभी तक पूरा रेवेन्यू में तब्दील नहीं हुए हैं क्योंकि एक एग्जीक्यूशन पीरियड होता है। तो आई थिंक डिफेंस कुड बी another interesting place. So I think banks, IT, consumer discretionary, defense, and selectively I think auto. यहाँ पे मेरा ज्यादा फोकस होगा if I was to build a portfolio say over the next 6 to 12 months. बट सर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो गया, ऑटो हो गया, आईटी हो गया और डिफेंस हो गया, ये 4-5 सेक्टर से इसके अराउंड आप अपनी स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन निवेश को लेकर थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। और ये वॉर का इंपैक्ट सबसाइड होने में ना अभी कम से कम 1 से 2 तिमाही का समय तो निश्चित तौर पर यहाँ से लगेगा। राहुल जी, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, बड़ा मजा आया आपके इनसाइट समझकर बाजार को लेकर, और फिर से इस सेगमेंट में मुलाकात आपसे जल्दी होगी। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और विस्तार से तमाम मुद्दों पर आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।